Okay, next topic is economic reforms since 1991. There are three main terms which become the center of economic reforms, which are explained as below. So, first is liberalization. It means to provide freedom to the economy from the unnecessary restrictions, bureaucratic cobweb. इसका मतलब था लिबरलाइजेशन का कि एक इकोनॉमी को अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस से छुटकारा दिलवाना, फ्रीडम देना। ठीक है, लिबरलाइजेशन का मतलब ही होता है फ्रीडम देना अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शन से। तब इनमें मेन फीचर्स क्या थे? फ्रीडम इन डिसाइडिंग द स्केल ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। अब हम अपनी मर्जी से कि हमें कितना बड़ा बिजनेस करना है हम डिसाइड कर सकते हैं। फ्रीडम टू फिक्स द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हमें ये भी फ्रीडम है अब कि हम प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फिक्स कर सकते हैं। फ्रीडम फ्रॉम अननेसेसरी कंट्रोल। पहले बहुत ज़्यादा अननेसेसरी कंट्रोल था, तो अब हमें वो भी फेस नहीं करना पड़ता। फ्रीडम फॉर द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये भी हमें फ्रीडम है कि हमें गुड्स कहाँ भेजने हैं कहाँ नहीं, हमें इस चीज़ की फ्रीडम है। पहले नहीं थी, हम नहीं भेज पाते थे, अभी हमें फ्रीडम है कि हम दूसरी कंट्रीज में भी अपने गुड्स भेज सकते हैं। सिंप्लीफाइंग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर। पहले बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस थी, बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ थी कि कैसे भेजना है, कैसे इंपोर्ट करना है, कैसे एक्सपोर्ट करना है, किसे करना है, किसे नहीं करना, कितना करना है, कितना नहीं करना। लेकिन अब जब से लिबरलाइजेशन आया है, जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर है वो बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया है हमारे लिए। सेकेंड, प्राइवेटाइजेशन। इट रेफर्स टू एन इकोनॉमिक प्रोसेस थ्रू विच रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इज रिड्यूस्ड एंड रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इज इंक्रीज्ड। ये वो इकोनॉमिक प्रोसेस है जिसके थ्रू जो रोल होता है पब्लिक सेक्टर का वो कम कर दिया जाता है और वहीं प्राइवेट सेक्टर का रोल जो होता है वो बढ़ा दिया जाता है। इट मेन फीचर्स आर रिड्यूसिंग फिजिकल डेफिसिट to speed up economic development, improving management of enterprises, increasing competition by introducing private sector. Fifth, reducing the role of government. So, what were the impact of privatization on business and industries? So, first is इंक्रीज इन कॉम्पिटिशन। ऑब्वियसली क्योंकि पब्लिक सेक्टर में कंपटीशन नहीं रहता था पहले, तो क्योंकि अब प्राइवेट सेक्टर से एंटर्ड हो चुके हैं मार्केट में तो अब कंपटीशन भी बढ़ गया। सेकंड, इंक्रीज इन रिस्पॉन्सिबिलिटी। वही पहले पब्लिक सेक्टर्स बहुत ज़्यादा इररिस्पॉन्सिबल थे और जब से अब प्राइवेट सेक्टर्स आए तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इंक्रीज़ हुआ है कि ये सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझ गए हैं। इंक्रीज इन एफिशिएंसी। यस, पब्लिक सेक्टर में कोई एफिशिएंसी नहीं थी पहले, अब प्राइवेट सेक्टर्स के आने की वजह से एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है हमारे इकोनॉमिक की। फोर्थ, इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ग्रोथ हो रही है हमारे इंडस्ट्रीज में। फिफ्थ, रिडक्शन इन पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि अब प्राइवेट सेक्टर्स है तो प्राइवेट सेक्टर्स में गवर्नमेंट ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकती। सिक्स, फ्रीडम इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में हमें फ्रीडम मिली है। थर्ड, ग्लोबलाइजेशन। इट मीन्स जॉइनिंग द इकोनॉमी विद द होल वर्ल्ड। इसका मतलब होता है हमारी इकोनॉमी को, हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी को बाहर की दुनिया से लिंक करवाना, ज्वाइन करवाना। इट मीन फीचर्स आर, किसके थ्रू करवा सकते हैं? लाइक बाय फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन ऑल कंट्रीज, फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल इन ऑल कंट्रीज, free flow of information and technologies in all countries, and the fourth, free movement of people in all countries। तो इन सभी चीज़ों के थ्रू ग्लोबलाइजेशन लाया गया। नेक्स्ट टॉपिक इज मेजर स्टेप्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। First, new industrial policy. Under this policy, the industries have been given more freedom for license and other controls. It also encouraged modernization, latest technology and foreign इन्वेस्टमेंट। इस पॉलिसी के अंडर जो इंडस्ट्रीज़ थी उनको फ्रीडम दी गई लाइसेंस के लिए और बाकी कंट्रोल्स के लिए। इससे क्या हुआ? मॉडर्नाइजेशन को एंकरेज किया गया, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आई और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी होने लग गई। सेकेंड, न्यू ट्रेड पॉलिसी। इन दिस पॉलिसी लिबरलाइजेशन इज प्रोवाइड्स
स्पेशली इन फॉरेन ट्रेड all restrictions have been removed. इस पॉलिसी के अंडर क्या गया लिबरलाइजेशन, कुल मिला के हम कह सकते हैं कि जो जितनी भी पुरानी रेस्ट्रिक्शंस थी उनको रिमूव कर दिया गया और अब हम फॉरेन ट्रेड कर सकते हैं. थर्ड, fiscal reforms. The policy of income and expenditure of the government is called fiscal policy. Some reforms are done in this policy to control fiscal deficit. Fiscal reforms का मतलब होता है पॉलिसीज़ जो गवर्नमेंट की इनकम एंड एक्सपेंडिचर को बताती हैं, वो होती है फिस्कल पॉलिसीज़. और जो ये कुछ रिफॉर्म्स थे जो कि किए गए थे ताकि वो फिस्कल डेफिसिट देख पाए. दैट मीन्स ऐसा ना हो कि खर्चा ज़्यादा हो रहा है और इनकम कम हो रही है गवर्नमेंट की. ठीक है. फोर्थ, मॉनेटरी रिफॉर्म्स. अंडर दिस पॉलिसी सेंट्रल बैंक कंट्रोल सप्लाई ऑफ मनी. सम रिफॉर्म्स आर डन इन दिस पॉलिसी नॉन एज मॉनेटरी रिफॉर्म्स. इसके अंडर क्या था, जो सेंट्रल बैंक थी आरबीआई, वो अब जो सप्लाई ऑफ मनी है वो कंट्रोल कर सकती है. कुछ रिफॉर्म्स थे जो इस पॉलिसी में बनाए गए, उनको हम कहते हैं मॉनेटरी रिफॉर्म्स. फिफ्थ, कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स. अ मार्केट वेयर सिक्योरिटीज आर bought and sold is called capital market. Some changes are done in this market like establishment of SEBI, Securities and Exchange Board of India. ये वो मार्केट जहाँ पे सिक्योरिटीज़ खरीदी और बेची जाती है, उस मार्केट को कहते हैं कैपिटल मार्केट. अब कैपिटल मार्केट के अंदर भी कुछ चेंजेस क्रिएट किए गए थे, जो कि था इस्टेब्लिशमेंट होना सेबी का. सेबी क्या थी, जो कि परचेज और जो सेल हो रही थी उसको कंट्रोल करती है. ठीक है. 6, डिसमेंटलिंग प्राइस कंट्रोल. प्राइस कंट्रोल मीन्स दैट द कंपनी सेल्स द गुड एट द प्राइसेस बाय द गवर्नमेंट. पहले क्या था, जो मतलब प्राइसेस कुछ फिक्स नहीं था, कौन डिसाइड करेगा कौन नहीं. लेकिन जब से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लिए गए हैं तो अब गवर्नमेंट जो है वो जनता के लिए, पब्लिक के लिए सोचती है. तो उन्हीं के हाथ में है कि उन्हें गुड्स और सर्विसेज के क्या प्राइस रखवाने हैं ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके. अब क्या है, ये रेस्ट्रिक्शंस जो है ना, ये अब एक्सपोर्ट में नहीं है. ठीक है. क्योंकि मतलब एक्सपोर्ट में हम अपने अकॉर्डिंग बेच सकते हैं प्राइसेस, कि भाई इस प्राइस पे हमें बेचना है. Impact of changes in government policy on business and industry. First, increasing competition. The competition for Indian companies has increased as many new and multinational companies entered into market. This would adverse effect on many old companies. कंपटीशन बढ़ा, ऑब्वियसली चेंजेस आने से जो ये गवर्नमेंट पॉलिसीज़ आई थी तो इनका इम्पैक्ट क्या पड़ा, कंपटीशन बढ़ा. ठीक है. जो ओल्ड कंपनीज थी उनको तो काफ़ी ज़्यादा फेस करना पड़ा क्योंकि न्यू कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज आ गई मार्केट में. तो सेकंड, मोर डिमांडिंग कस्टमर्स परचेज गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट मच इंक्वायरी. But nowadays he starts inquiring about quality of the products. He starts inquiring before purchasing it. जो कस्टमर्स हैं, अब जो पहले क्या करते थे, गुड्स और सर्विसेज बिना किसी इंक्वायरी के खरीद लेते थे. ठीक है. लेकिन आज के टाइम इतनी ज़्यादा नॉलेज है सबको कि वो बिना क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट के, बिना इंक्वायरी के वो नहीं खरीदते. वो खरीदने से पहले हर एक चीज़ चेक करते हैं फिर खरीदते हैं. तो उसका ये इम्पैक्ट आया, मोर डिमांडिंग कस्टमर्स. थर्ड, रैपिड चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट. लेटेस्ट टेक्नोलॉजी makes modern machinery and production process available. For big organization which can adopt new technologies, it is considered as opportunities, and for all small organization who cannot change so fast, it is considered as threat or alarm bell. जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज थी वो मशीनरी और प्रोडक्शन को ईजी बनाती है या प्रोसेस को ईजीली अवेलेबल करती हैं. अब जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उनके लिए तो ये टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट करना ठीक है, वो कर लेते हैं. ठीक है, वो उनके लिए अपॉर्चुनिटी है क्योंकि उनको कॉस्ट कम आएगी, जल्दी जल्दी प्रोडक्शन होगा. लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो जो छोटे ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो उतनी जल्दी जल्दी चेंजेस नहीं कर सकती, तो उनके लिए ये थ्रेट था. मतलब बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं और
छोटे ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस, उनके लिए ये थ्रेट है। Fourth, necessity for change. Earlier policies once framed used to continue for a longer period, but now different factors of business environment change continuously and business has to change its policies accordingly. पहले जो पॉलिसीज़ होती थी अगर एक बार बना दी ना तो वो काफ़ी लंबे टाइम के लिए फॉलो करनी ही पड़ती थी, लेकिन आज के टाइम में क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स चेंज होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के, तो जो पॉलिसीज़ होती हैं वो भी कॉन्टिन्यूसली हमें चेंज करनी ही पड़ती हैं। Fifth, need for developing human resources. An ordinary employee usually do not accept changes. Therefore, it becomes the need of business unit to train the human resources in India. The trained employees are more in demand and can earn more money. तो इस पॉइंट का मतलब क्या है, जो ऑर्डनरी पहले जो एम्प्लॉयज़ थे उनको क्या था, मतलब चेंजेस एक्सेप्ट करना पसंद नहीं था क्योंकि इनको ज़्यादा कुछ आता नहीं था, लेकिन क्योंकि ऐसा ना हो तो इसलिए ये ज़रूरी हो गया हर बिजनेस यूनिट के लिए कि वो अपने ह्यूमन रिसोर्सेज एम्प्लॉयज़ को अच्छे से ट्रेन करें, क्योंकि जो ट्रेंड एम्प्लॉयज़ होते हैं वो डिमांड में ज़्यादा होते हैं और ऑब्वियसली वो ज़्यादा कमा पाते हैं। Sixth, market orientation. According to the production-oriented approach, first the goods were produced, then market was visited. This approach is replaced by market orientation, in which the market is surveyed, then production is undertaken according to the taste. पहले क्या होता था, प्रोडक्शन ओरिएंटेड अप्रोच होती थी जिसके अंदर पहले गुड्स प्रोड्यूस कर दिए जाते थे, फिर मार्केट विजिट किया जाता था कि ये बेचेंगे जैसे तैसे करके। लेकिन अब क्या है, मार्केट ओरिएंटेड अप्रोच आ गई है जिसके अंदर पहले मार्केट सर्वे किया जाता है कि कस्टमर्स क्या डिमांड कर रहे हैं, कैसे कस्टमर्स है, देन प्रोडक्शन करना उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग। Seventh, loss of budgetary support to the public sector. These days, public sector enterprises have clearly understood that if they want to survive in long run, they will have to create their own resources. And government have reduced the budgetary support given to the public sector. इसका मतलब क्या है, अभी इन दिनों जो पब्लिक सेक्टर्स एंटरप्राइजेस हैं उनको ये चीज़ समझ में आ गई है कि अगर उनको लॉन्ग रन में सर्वाइव करना है तो उन्हें खुद के रिसोर्सेज खुद क्रिएट करने पड़ेंगे। अब जो गवर्नमेंट है उन्होंने जो बजटरी सपोर्ट था पब्लिक सेक्टर को देना बंद कर दिया है, क्योंकि पहले तो बना बनाया मिल जाता था, ठीक है, तो बहुत इरिस्पॉन्सिबल भी थे, एफिशिएंसी नहीं थी, कंपटीशन नहीं था। लेकिन अब क्योंकि रिफॉर्म्स आ गए हैं नए, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन, तो अब जो पब्लिक सेक्टर है उनको खुद मेहनत करनी पड़ती है, खुद के रिसोर्सेज खुद क्रिएट करने पड़ते हैं। अब वो गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते, तो इससे क्या हुआ, एक जो बजटरी सपोर्ट था वो मिलना बंद हो गया पब्लिक सेक्टर्स को। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक इट एंड इट वॉज अंडरस्टैंडेबल। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।